चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। जब मैं ऑफिस से थक कर घर पहुंचा उस समय मैं सौम्या को तैयार खड़ा देखा। उसने गुलाबी रंग का बहुत ही सुंदर ड्रेस पहन रखा था। उसे देखते ही मेरी सारी थकान दूर हो गई थी। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि उसे अपने मायके जाना है और वह इसीलिए ही तैयार हुई है तो मेरा सारा मूड खराब हो गया और मैंने कहा, देखो सौम्या, कल तुम चली जाना और आज बहुत थक गया हूँ। वह बोली, नहीं अमन, मुझे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही है, प्लीज आप मुझे छोड़कर आओ। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ कह दिया। हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ था और वह लगभग हर हफ्ते ही मायके जाया करती थी। फिर भी उसका दिल कभी नहीं भरता था। लेकिन मैं क्या करता, मुझे सौम्या से बहुत ज्यादा प्यार था। जो वह कहती मैं हमेशा उसकी बात मानता था, कभी भी उसकी बात को नहीं टालता था। मजबूरन मैंने उसे थोड़ा इंतजार करने को कहा और फ्रेश होकर उसके मायके छोड़ने पहुंच गया। उसने कहा कि रात को मैं उसे लेने आ जाऊं। मैं जल्दी से वापस लौटा क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था और आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन सौम्या को इस बारे में नहीं कह पाया। मैंने जैसे ही अपने गेट के सामने अपनी गाड़ी को रोका तो अचानक मेरी नज़र मेरे पड़ोसी के घर की तरफ गई तो मैं मुझे बड़ा आश्चर्य का झटका लगा क्योंकि उसकी छत पर एक ड्रेस लटक रहा था। वही ड्रेस मैं अभी अभी सौम्या को पहने देखा था। बिल्कुल वही रंग और वही प्रिंट था। काफी देर तक उसे देखता रहा लेकिन इस बार मैंने इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा और अपने काम पर लग गया। लेकिन जब तीसरी बार ऐसा हुआ तो मेरी सोच और शक में बदल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि सौम्या मायके का बोलकर मेरे पड़ोसी के घर जाया करती हो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद उसे अभी अभी मायके छोड़कर आया था और उसका मायका काफी दूर था। यह सब इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? लेकिन उसे दिन मुझे समझ नहीं आया और जिज्ञासा के मारे मैं अपने ससुराल की तरफ मैंने गाड़ी घुमाई और जैसे ही मैं वहां पहुंचा देखा तो सौम्या इस ड्रेस में थी और मुझे देखकर हैरान हो गई। अमन, आप अभी तक यहीं हैं, गए नहीं? उसने हैरानी से पूछा तो मैं कुछ शर्मा सा गया और मन ही मन मैंने खुद को कोसने लगा और कितनी बेवकूफ भरी बातें सोच रहा था। सौम्या के माँ बाप के घर जाना हमारे काफी दूर था। भला ही वह यहाँ कैसे आ सकती थी? मैंने मन ही मन अपने आप को दिक्कत और घर वापस लौट आया और धन्य से अपने पड़ोसी राहुल के घर की तरफ देखा जहां वह ड्रेस अभी तक लटका हुआ था। मुझे एक पल के लिए विचार नहीं आ रहा था। इत्तेफाक 1-2 बार हो सकता था लेकिन बार बार नहीं। मैं यह बात जबान पर लाने से डरता था। मेरी शादी अभी अभी कुछ ही दिन हुए थे और सौम्या को मेरी बातों से कितनी तकलीफ हो सकती थी यह सोचकर मैं चुप हो गया था। वह दिन मुझे याद आ रहा था जिस दिन मेरी शादी हुई थी और सौम्या को दुल्हन बनाकर घर लाया था। उसी दिन मेरा पड़ोसी राहुल मेरे घर बधाई देने आया था और उसने माफी मांगी कि वह शादी में नहीं आ सका क्योंकि आज उसकी भी शादी थी। उसकी बात सुनकर मुझे दुखद आश्चर्य हुआ। सच में मैं मुस्कुरा कर उसे गले से लगाकर बधाई दी और उसे लाए हुए मिठाई के डिब्बे में से एक लड्डू निकालकर जबरदस्ती मुझे खिलाया। वह बहुत खुश लग रहा था अपनी शादी से। खैर, खुश तो मैं भी बहुत था। मेरी भी लव स्टोरी कम अरेंज मैरिज ज्यादा थी। सौम्या से जब मैं पहली बार मिला था इस वक्त मुझे उस दिल में दे बैठा था। वह मेरी सिक्योरिटी से मिलने मेरे ऑफिस आया करती थी। वह मेरी सिक्योरिटी शालिनी की दोस्त थी और उन दोनों को
शॉपिंग के बाद एक साथ लंच पर जाना था, इसीलिए शालिनी ने मुझे पहले से ही छुट्टी ले ली थी। संयोग से इस वक्त मुझे किसी काम से बाहर जाना था। जैसे ही मैं अपने केबिन से निकला तो सीधा सौम्या के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। फिर मैंने उसे देखा तो देखता ही रह गया। मैं जल्दी से अपनी नज़रों का रुख मोड़ कर दिया। मैंने न चाहते हुए भी वहाँ से निकल आया और जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखा तो वह दोनों मेरे पीछे बातें करते हुए निकली थीं। सौम्या शालिनी की किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी और उसके लंबे लंबे बाल हवा में लहराते हुए उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिसे वह बार बार पीछे कर रही थी। मैंने मौका देखकर शालिनी से कहा, अगर वह चाहें तो मैं उसे लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी उसी तरफ ही जाना है। मैं झूठ बोल गया, लेकिन मुझे उस तरफ नहीं जाना था जिस तरफ उनका प्रोग्राम था। मेरे मगर मेरा दिल हाथों मजबूर हो गया था। मैंने उसे कहा कि मेरी बात पर शालिनी बहुत खुश हो गई और सौम्या का हाथ पकड़कर कार में बैठा दिया। जैसे हवाओं में उड़ने लगा था। मैं उसे शीशे में से बार बार देख रहा था और मैं उसी दिन ही मैंने फैसला कर लिया था कि मैं सौम्या को अपना बनाकर ही रहूँगा। उसकी मोहब्बत में इस तरह कैद हो चुका था कि मुझे सब्र नहीं हो रहा था और 2 दिन बाद ही मैंने शालिनी को सब कुछ कह दिया। वह मेरी बात सुनकर खुश हुई और उसी ने बताया कि सौम्या एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है और जॉब करने के लिए अपने माँ बाप और अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती है। शालिनी, मुझे उसके बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे वह पसंद है। मुझे आप बताइए कि मैं उसके घर कब जाऊं? मैंने पूछा तो उसने मुझे जल्द ही बताने का वादा किया और इसी तरह से कुछ दिनों के बाद मैं अपनी माँ को लेकर उसके घर चला गया। हमारे स्वागत वहाँ पर बड़े अच्छे से किया गया और पहली मुलाकात में ही रिश्ता मंजूर कर लिया गया था। मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। मेरी माँ भी तैयारियों में जुट गई थी, क्योंकि वह किसी और से मेरा रिश्ता नहीं करवाना चाहती थी। मैं जॉब की वजह से मुंबई में रहता था, जहाँ एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे एक बड़ी पोस्ट पर रखा गया था और यह बंगला, कार सब उसी की तरफ से था। मुझे तो बहुत अच्छा पैकेज दिया जाता था और बोनस भी मिलता था और अगर कभी भी देर से बाहर जाना होता था तो कंपनी और भी ज़्यादा पैसा देती थी। मैं अपनी जॉब और लाइफस्टाइल से बहुत संतुष्ट था। जब सौम्या मेरी ज़िंदगी में आई तब से तो लगा कि कोई कमी नहीं थी मेरी ज़िंदगी में। मैं हर वक्त भगवान का शुक्रिया अदा करता था। सौम्या मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी और वह हर तरफ से बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित हुई थी। लेकिन जब यह ड्रेस वाला सिलसिला शुरू हो गया था तो मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी और मैं सौम्या से बात भी नहीं कर सकता था। जब वह मायके जाने को कहती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरा दिल उससे इस तरह देखकर पिघल जाता था और मैं इस रवैये के लिए उससे माफ़ी मांगी। कुछ ही देर बाद मैं उसे मायके छोड़कर आया, लेकिन लौटते समय वही ड्रेस मुझे राहुल के घर पर लटका हुआ दिखाई दिया।
मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने अपने दोनों कानों को दबाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसा कोई मेरे सिर पर हथौड़े बरसा रहा हो। और हर बार में सच्चाई जानने के लिए मैं वापस जाया करता था और सौम्या उसके घर वाले अजीब सी नज़रों से मुझे देखा करते थे और मैं कोई ना कोई बहाना बनाकर उल्टे कदमों से वहाँ से वापस आ जाया करता था। क्या हो रहा था मेरे साथ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तो सौम्या मुझसे नाराज रहने लगी थी। मैं सारा दिन चिड़चिड़ा रहने लगा था। ऑफिस में भी लोग मेरी शिकायत करने लगे थे। अगर यह नौकरी चली जाती तो मैं कहीं का नहीं रहता। इसीलिए मुझे अपने दिल और दिमाग को तरोताज़ा रखना जर पड़ता था। जिनके दिलो दिमाग में इतना तूफान चल रहा हो वह भला कैसे ठीक रह सकता है। मजबूरन मैंने बीमारी का बहाना बनाकर 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। उन दिनों मैंने नोटिस किया कि सौम्या कुछ परेशान सी रहती थी। कभी कभी मुझे लगता था कि वह रात को कमरे से कहीं चली जाती है और जब मैं उठकर पूरे घर में ढूंढता हूँ और कहीं नहीं मिलती तो मजबूरन जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस आता था तो वह बेड पर सो रही होती थी। मैंने एक रात उसे जगाया और कहा, सौम्या तुम कहाँ चली जाती हो? तब उसने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। अमन आपको दिखाई नहीं देता? मैं तो यहीं सो रही हूँ, बल्कि तुम तो बाहर से आ रहे हो। शायद वह उल्टा मुझ पर शक करती थी। इस बात पर मैं चुप हो गया और कोई जवाब न देने के बिना अपनी जगह पर लेट गया। हो सकता है मैंने कोई सपना देखा हो। उस दिन के बाद से सौम्या उदास रहने लगी थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि क्या परेशानी है। वह अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगती थी और कहने लगती थी, क्या हुआ है आपको अमन? मुझे आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती है। उसके इस तरह से देखने पर मैं सर पकड़ लेता हूँ और वह ठीक ही तो कह रही थी। मैं आजकल उल्टी सीधी बातें कर रहा था। इस बार मैंने सोच लिया था कि इस रहस्य का तो सुलझना ही पड़ेगा। और जैसे ही इस सौम्या को मायके छोड़कर वापस आया देखा कि रोज की तरह वही ड्रेस राहुल की छत के ऊपर लटका हुआ था। कुछ सोचकर मैं अंदर गया और सीढ़ियां चढ़कर सीधा छत पर आ गया। मेरी और राहुल की छत बिल्कुल मिली हुई थी। मैंने चारों ओर देखने के बाद उसकी छत पर लगे तार पर टंगे हुए कपड़े को हाथ में लेकर देखा तो वह ताजा ताजा धुले हुए थे। उनमें जो पानी टपक रहा था। मैंने कमीज वाले हिस्से को बीच में से फाड़ डाला और उन कपड़ों से नफरत भरी नजरों से देखने लगा जिन्होंने मुझे इतना तड़पाया था। मेरे पूरे शरीर में आग लगी हुई थी। मैंने जैसे ही आया वैसे ही वापस चला गया और फिर अपने ससुराल की तरफ कार घुमाई। आज मुझे सच्चाई का पता लगाना था और दूध का दूध पानी का पानी करना था। मैंने तेज रफ्तार से कार चलाई। जैसे कि ही मैं सौम्या के घर का दरवाजा खटखटाया तो सौम्या की माँ ने दरवाजा खोला। मैं अंदर गया। सामने सौम्या खड़ी हुई थी। वह मुझे देखकर हैरान नहीं हुई क्योंकि मैं हमेशा ही वापस आ जाया करता था, लेकिन उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी क्योंकि उसकी कमीज का दामन भी बीच से फटा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसा मैंने फाड़ा था। अब यह देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अपना होश और आवाज को खो बैठा और बिना सोचे समझे मैंने सौम्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। वह इस हमले के लिए तैयार नहीं थी और चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। भाई, पिताजी, उसकी इस तरह के चिल्लाने से सब इकट्ठा हो गए और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और खींच लिया। चलो मेरे साथ। भी चिल्लाई, क्या हुआ बेटा, अभी ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी सांस फूल रही थी। अब यह सब अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? किसको बेवकूफ़ बना रही है? मैं उसकी
तरफ इशारा करते हुए उसको बताने लगा, मगर बेटा इसमें इसका क्या किया है? मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़कर नरमी से पूछा। अंकल से पूछिए कि इसकी कमीज कैसे फटी। मैंने अपनी सास को नियंत्रण करते हुए बड़ी मुश्किल से कहा। मेरी बातें सुनकर सब चौंक गए, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। लेकिन अभी इसकी कमीज तो अभी अभी गेट के अंदर आते ही दरवाजे पर लगी कील में फंसकर फट गई थी। वह सब एक जवान होकर मुझे बताने लगे और सौम्या अभी तक जमीन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। यह नहीं हो सकता, आप सब इसके साथ मिले हुए हैं। आप सब इसके झूठ में इसका साथ दे रहे हैं। आप सब मिले हुए हैं। अपने दिमाग से बाहर हो चुका था और सौम्या को जबरदस्ती घसीटता हुआ वहां से ले आया। उसके माता पिता रोने लगे, लेकिन मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सौम्या पूरे रास्ते रो रही थी, लेकिन मुझे अब उस पर जरा सी भी दया नहीं आ रही थी। घर पहुंचकर मैंने उसके बालों को पकड़ा और बोला, बताओ क्या चक्कर है तुम्हारा राहुल के साथ? यह सब क्या कह रहे हो अमन? वह चीख रही थी, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। यह क्या पागलपन है? आप इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? यह चिल्लाई, लेकिन वह मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं कोई गिरा हुआ इंसान नहीं था। मगर वह लगातार इग्नोर करते जा रही थी। मेरा गुस्से से बुरा हाल हो रहा था और मैंने कहा, अगर वह सच बता देगी तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस वह मेरे एक अपनी बात मान ले। और मुझे लग रहा था मेरे दिमाग की नसें फट रही थी। तभी अचानक से देखा कि पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। एक महिला कांस्टेबल ने आते ही सौम्या को मेरे हाथों से छुड़ाया और सोफे पर बिठा दिया। उसका बयान लेने लगी, जबकि मुझे हथकड़ी पहना दी गई। और यह सब क्या? मैं चिल्लाया। तो बेटा आपको थाने लेकर जाएंगे तो पता चल जाएगा। वह पुलिस कांस्टेबल हंसने लगा और घसीटता हुआ पुलिस की गाड़ी में डाला। जब भी वह जाते वक्त मेरे कानों में सौम्या की आवाज लगातार गूंजे जा रही थी, मेरा पति पागल है। पहले दिन से ही इसे पागलपन के दौरे आ रहे थे। सौम्या पुलिस को बताए जा रही थी और मुझे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिसे दिल और जान से चाहा, वह यह क्या कह रही है? मेरे हालात का आज दूसरा दिन था और सौम्या मेरी खबर लेने तक नहीं आई और मुझे उस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ भी पुलिस ने बताया, मैं दिमागी मरीज हूँ, मुझे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, तब मैं उस पर जुल्म करता हूँ। उसका यह कहना था कि उसने यह बात अपने माता पिता को कभी नहीं बताई, लेकिन उसे दिन उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। सबके चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे पुलिस को राहुल ने कॉल किया था, जो मेरा पड़ोसी था और जिसकी वजह से यह सारा सिलसिला शुरू हुआ था। मुझे आश्चर्य से बार और व्यवहार हो रहे थे। यह सब क्या था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सौम्या ने मेरे ऊपर केस फाइल कर दी थी और ना जाने क्या क्या आरोप लगाए थे मुझ पर। मेरे माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी जमानत नहीं हो पा रही थी। मामले के अनुसार मेरा मेडिकल चेकअप होना था और रिपोर्ट आने के बाद ही मेरी जमानत हो सकती थी। और 2 दिन बाद में जब मनोज कब तक नहीं मुझे सवाल पूछे तो मैं उसका सारा किस्सा सुना दिया, जिसे सुनकर वह ऐसी नजरों से देखने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। और उनके इस तरह देखने पर मुझे अचानक गुस्सा आ गया। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? मुझे गुस्से में आकर पूछा तो मुझे समझने लगे। देखिए मिस्टर अमन, आप जो किस्सा बता रहे हैं वह नामुमकिन सी बात है। इत्तेफाक एक या दो बार हो सकता है, लेकिन बार बार नहीं। वह आराम से कह रहा था, लेकिन मेरी सांस बढ़ने लगी थी। डॉक्टर साहब, यही तो समझ में नहीं आ रहा है। इत्तेफाक नहीं था और अब मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था और डॉक्टरों ने हमें मिलकर खामोश कर दिया, जबकि मैं अपनी रिपोर्ट में मुझे एक मानसिक रोगी लिख दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। मैं बोल रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन वहाँ किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सब लोग मुझे तरस भरी नजरों से देख रहे थे। मुझे अस्पताल में हर जगह यही सुनाई दे रहा था, बेचारा कितना सुंदर नौजवान है, देखो ना जाने क्या सदमा लगा है, अपने होश गंवा बैठा है। एक नर्स ने मुझे देखकर कहा, आप सचमुच पागलों की तरह बुद्धू बने बैठे हो। इन 2 महीनों में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मेरी
समझ से परे था। शायद मैं चुपचाप सा पागल हो चुका था। मुझे पागल खाने में 1 हफ्ता हो चुका था। एक दिन मुझे वहाँ राहुल और सौम्या को देखकर मुझे जोरों का झटका लगा। तुम दोनों एक साथ। मैं इतना ही कहा। अमन, हाँ, हम दोनों एक साथ इसलिए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें कोमल याद है? अचानक उसने पूछा। कौन कोमल? आश्चर्य से कहा। हाँ, तुम्हें कहाँ याद होगी भला। तुमने कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक ना जाने कितनी लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसाया होगा, जिसमें एक लड़की कोमल भी थी, जो मेरी छोटी बहन थी। और वह दूसरी लड़कियों से बहुत अलग थी, बहुत नरम दिल था। वह तुम्हारा टाइम पास को सच्ची मोहब्बत समझ बैठी थी और तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया था। तुम्हें अपना सिर्फ दोस्त समझते थे और कुछ नहीं। तब उसे मासूस लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, जिसमें वह तो बच गई, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वह अपाहिज हो गई और सिर्फ अब तक दवाइयों के सहारे ही जिंदा है। मैं जब भी तुम्हें अपनी बहन की इस हालत में देखता हूँ, तब मुझे उस आदमी से सख्त नफरत महसूस होती है। एक दिन कोमल ने मुझे डायरी मिल गई, जिसमें तुम्हारे बारे में उसने सब कुछ लिखा था, और उसी दिन मैं तुमसे बदला लेने का फैसला किया और मैं तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था। सबने पहले मुझे तुम्हारे घर के बगल में घर खरीदा। सौम्या, जो मेरे ऑफिस में ही काम किया करती थी, जिसकी छोटी सी जॉब सी थी, बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा चलाया करती थी, लेकिन यह बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मैंने सौम्या को एक बड़ी रकम के बदले यह सब नाटक करने को कहा था, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था जब तुमने सौम्या को पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। मुझे पता था सौम्या तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, और तुमने सौम्या से शादी कर ली। फिर जो मैंने प्लान बनाया था उसको अंजाम देना जरूरी था। पहले तो तुमने कई दिनों तक मेरे घर पर की तरफ नहीं देखा, मगर एक दिन तुम्हारी भटकती हुई नज़र मेरी छत पर पड़ गई थी, जो तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी। और यही नहीं, मैंने सौम्या को कुछ ऐसी दवाइयाँ भी दी थीं जिसमें तुम अपना होश गंवा बैठो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, ताकि हर कोई तुमको पागल समझे। यह सब बताते हुए वह बहुत खुश लग रहा था। उसके होठों पर राशि थी, जबकि सौम्या खामोश खड़ी हुई थी। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं एक नरम स्वभाव का बंदा था, और यह सब राहुल की दी हुई दवाइयों का चमत्कार था। जबकि यहाँ मुझे कोई शांत रहने की दवाई दी जाती थी, और अब मुझे पागलपन के डर दौड़े नहीं पड़ रहे थे, और आज भी पूरी होश और हवास में था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, कोमल के साथ जो भी कुछ हुआ वह मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। कोमल और मैं क्लासमेट थे, लेकिन कोमल अमन को चाहती थी। वह हमसे सीनियर था, अब मेरी महबूबा थी। मैंने उसे कंधों पर पकड़कर उठाया और उसके आंसू पोंछे। सौम्या, अगर वाकई तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो तो मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। यह याद रखना कि मैं भी एक इंसान हूँ, बार बार माफ़ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बातों पर वह फूट फूट कर रोने लगी। मैंने दिल में सोच लिया कि अब पछतावे के आंसू हैं। इसका मतलब यही है कि सौम्या सच में मुझे से प्यार करती है। मैं भगवान का शुक्रिया अदा किया, जिसने मुझे मेरा मन और सम्मान वापस दिलाया, वरना मैं एक गलत फहमी के आधार पर पूरी जिंदगी तबाह होने जा रही थी। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि कोई भी कार्य करो तो सोच समझ कर करो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी कल एक नई दिलचस्प कहानी में, और मुझ पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा स्नेह बनाए रखना। सभी फ्रेंडों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।